तेज बारिश पड़ रही है। काश बेसन सस्ता होता और तेल भी, तो मैं पकौड़े बनवा पाता। वो तो मोदी जी की कृपा है, उन्होंने पकौड़े को बिजनेस बता के सब चीज महंगी करवा दी। बारिश में, है भाई। हेमा रचित हर्ष सुमन आशीष रवि, क्या मन कर रहा है बारिश में? बारिश में अटखेलियां करने का मन करता है, हैं? चलो, इंडिया में जो बारिश है वो जहरीली बारिश है भैया, बाहर मत निकलना वरना स्किन डिसीज हो जाएंगे। वो फिल्मों में दिखाया जाता है बारिश में नहाने से बड़ा मजा आता है। कहीं तुम सड़क पे नहाने निकले, पता चला वो सड़क नहीं नाला है, नीचे चले गए। है भाई। उज्जवल कह रहे हैं, सर हमारी लाइन साफ मत बोला करो, तुम तो स्क्रीन के पीछे हो ना, बोल ही नहीं सकते, बोलने का हक केवल मेरा है। संदीप कह रहे हैं, सर कितना बच्चा लाइव है? संदीप बस इतना लाइव है कि जितनी इस साल वैकेंसी आई है उससे 7-8 गुना लाइव है, बस ज्यादा नहीं है। अरे आप लोगों के इलाके में बारिश हो रही कि नहीं हो रही है? बहुत तगड़ी बारिश हो रही है यहाँ पे तो। किम कह रहे हैं, किम गुरुजी आपको किम जोंग गुर्जर का राम राम। राम राम किम जोंग गुर्जर भाई। अच्छा, वो किम जोंग जो साउथ कोरिया वाला है तुम्हारे यहां से भागा है क्या? वो नॉर्थ कोरिया का, साउथ कोरिया का है? नॉर्थ कोरिया का है वो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ट्रेन्स। आज हमको ये ट्रेन्स के सवाल, इस पे 10 एक सवाल बचे हैं। ठीक है भाई, 10 क्वेश्चन इनको निपटा लेते हैं, उसके बाद ये हमारा चैप्टर समाप्त। चले, अगला टाइप आपके सामने आता है। दो रेलगाड़ियां 43 और 51 की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। धीमी गति, आय हाय हाय, धीमी गति वाली रेलगाड़ी को तेज रेलगाड़ी में बैठे किसी आदमी को पार करने में 9 सेकंड लगते हैं। ये सवाल पिछले जो अभी तक सवाल करा है उसमें अलग है। केस 5वां है जो मैंने आपको समझाया था कि धीमी रेलगाड़ी को तेज रेलगाड़ी को पार नहीं करना, तेरे तेज रेलगाड़ी में बैठे किसी आदमी को पार करने में 9 सेकंड रखते हैं। धीमी गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी कोई धीमी रेलगाड़ी तेज रेलगाड़ी में बैठे किसी आदमी को पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? धीमी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर होगी। भाई जो आदमी है वो तो तेज रेलगाड़ी में बैठा है ना मेरे प्यारे भाई, तो जिस स्पीड से तेज रेलगाड़ी चल रही है आदमी उसी स्पीड से चल रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है। रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2 होगी। 43 प्लस 51 कितना आएगा मेरे दोस्तों? 94। 3 1 4 4 5 9, 94 किलोमीटर पर आवर है। मीटर पर सेकंड में 5/18। और टाइम कितना लगा मेरे दोस्तों? 9 सेकंड लगा, मल्टीप्लाई बाई 9। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और ये किस में आ गया मेरे दोस्तों? मीटर में। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ सर, तो 9 दूनी 18। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। रिलेटिव स्पीड 3 और 1 4 और 5 4 9, 5/18, 9 सेकंड लगा, 9 दूनी 18, तो 94 गुणा 5/2। तो ये ऑप्शन में, अच्छा ये सॉरी 2 से 94 कट तो रहा है 47 बार, तो 47 पंजे कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? आपका 235 मीटर। ये स्लो रेलगाड़ी की लंबाई। काफी आसान सवाल था, आगे चलेगा। ये वाला बताइएगा। सवाल नंबर बच्चों आपके सामने 50 है। ये जो क्वेश्चन है ये 2018 के मिन्स के पेपर में आया था। तो मेरे प्यारे भाई ऐसा नहीं कि ये इजी सवाल है तो केवल प्री लायक है, नहीं, मिन्स में भी आते हैं। हेमा कह रही हैं, सर जी मेरी मम्मी बोल रही हैं चाय पी लीजिए। धन्यवाद आपकी मम्मी जी का। काश कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए कि कैमरे से चाय ट्रांसफर हो पाए तो मैं लपक के पी लूं। ठीक है जी। रेनू वॉज सिटिंग इन साइड ट्रेन। रेनू जो है वो ट्रेन ए के अंदर बैठी है। विच वॉज ट्रेवलिंग 50 किलोमीटर पर आवर, जो 50 की स्पीड से चल रही है। एक दूसरी ट्रेन है बी जिसकी लंबाई जो है वो ट्रेन ए का 3 गुना है। क्रॉस्ड हर इन द अपोजिट डायरेक्शन मेरे प्यारे भाई। ठीक है, वो
ये जो ट्रेन बी है इसकी लंबाई जो है वो क्या है, ट्रेन बी की जो लंबाई है ट्रेन ए का 3 गुना है। ये रेनू को क्रॉस करती है 15 सेकंड में। अगर ट्रेन बी की स्पीड 58 किलोमीटर पर आवर है तो आपसे पूछा है ट्रेन ए की लंबाई बताइएगा। करो। सबसे पहले तो मेरे प्यारे भाई अपोजिट डायरेक्शन यहां पे बोला है, देखिएगा मेरे प्यारे भाई। तो रेनू जो है, रेनू किस पे बैठी है, रेनू बैठी है ट्रेन ए के अंदर। ये जो रेनू है ट्रेन ए के अंदर बैठी है। तो एक ट्रेन बी है जिसने रेनू को क्रॉस किया है। तो ट्रेन बी जब रेनू को क्रॉस करेगी तो कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, ट्रेन बी को अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस चलनी पड़ेगी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, इतनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी। और डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। रिलेटिव स्पीड भाई 50, डायरेक्शन अपोजिट है, 50 + 58 108 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में 5/18। और टाइम कितना लगा, 15 सेकंड का टाइम लगा, मल्टीप्लाई बाई 15। तो 18 छिक्का 108 और 6 पंजे 30 गुणा 15 450 मीटर। तो ये ट्रेन बी की लंबाई आएगी 450 मीटर। अगर आपसे ट्रेन बी की लंबाई पूछी होती तो ये आ जाता। बहुत सारे ठीक है भाई बच्चे सोचेंगे कि आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा है। एक्चुअली सवाल में ट्रेन ए की लंबाई पूछा है, सवाल में ये नहीं दिया कि ट्रेन बी की जो लंबाई है वो ट्रेन ए की लंबाई का 3 गुना है। यानी कि जो ट्रेन बी की जो लंबाई है वो ट्रेन ए का 3 टाइम्स है ना, ए की लंबाई का 3 गुना है। तो ट्रेन ए की जो लंबाई होगी वो 450/3 150 मीटर ट्रेन ए की लंबाई होगी। और ये सवाल का आंसर था। तो काफी इजी सवाल है, देखो मेंस के पेपर में पूछा गया है। ये सवाल का पर्पस क्या है देने का। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं कि वो ये नहीं पढ़ेंगे कि ट्रेन ट्रेन को क्रॉस नहीं कर रही। यहां पे एक ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे किसी पैसेंजर को क्रॉस कर रही है, तो इसमें अलग कंसेप्ट लगेगा। वो क्या करते हैं, ट्रेन की लंबाई को जोड़ देते हैं और वही सवाल गलत कर देते हैं आधे से ज्यादा बच्चे। ठीक है, सवाल नंबर है आपके सामने 51। करो बच्चों। जी बताइए। टू ट्रेन आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। देखो प्यारे भाई ये लेटेस्ट अभी आया 2022 के पेपर में, बिल्कुल लेटेस्ट आया। देखते कितने बच्चे कर पाएंगे। दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही हैं 36 और 48 की स्पीड से। द टाइम टेकन बाई फास्टर ट्रेन टू क्रॉस इस पर्सन सिटिंग इन स्लोअर ट्रेन इज 33 सेकेंड। फास्ट ट्रेन में बैठे किसी आदमी, फास्ट ट्रेन को मेरे प्यारे भाई स्लोअर ट्रेन में बैठे किसी आदमी को क्रॉस करने में 33 सेकंड लगते हैं। ठीक है ना, फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन में बैठे किसी आदमी को 33 सेकंड में क्रॉस करती है। तो फास्ट ट्रेन की लंबाई बताइएगा। तो जब भी फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन में बैठे किसी आदमी को क्रॉस करेगी तो कितनी डिस्टेंस चलेगी, खुद की लंबाई के बराबर। और यहां पे मेरे दोस्तों सवाल मैंने इस वजह से लिया कि डायरेक्शन सेम है। तो रिलेटिव स्पीड S1 - S2 48 - 36 12 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में 5/18। और टाइम कितना लगा एक दूसरे क्रॉस करने में, 33 सेकंड लगा, 33। तो 6 दूनी 12, 6 3 18 और 3 से जाएगा 33 11 बार। तो 11 गुणा 10 कितना आ जाएगा, 110 मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यानी कि फास्ट ट्रेन की जो यहां पे लंबाई होगी वो सी ऑप्शन 110 मीटर होगी। ठीक है रजत भाई, हो जाएगा। ये बताइएगा अगला सवाल मेरे प्यारे भाई, करो।
बताइए बच्चों, अगला सवाल आपके सामने, सवाल नंबर है 52। जल्दी से करो, आधे घंटे में चैप्टर खत्म करते फिर बोट एंड स्ट्रीम शुरू करेंगे। बनाइए। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए गुड्स एंड पैसेंजर ट्रेन इज 9 रेशियो 14 है। सवाल में यह बोला गया है कि गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड का रेशियो 9 रेशियो 14 है इन सेम डायरेक्शन में। ठीक है। पैसेंजर ट्रेन, इफ पैसेंजर ट्रेन क्रॉसेस द गुड्स ट्रेन इन 1 मिनट 25 सेकेंड, while a passenger in passenger train observe that he crosses the goods train in 35 seconds. If the sum of the length of goods train and passenger train in 1326 meter, then find the difference between their length. करिए बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? कितने बच्चे इस सवाल को कर पाएंगे? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और इसकी बहुत तगड़ी लैंग्वेज है। सवाल में बोला गया है कि गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड का रेशियो 9 रेशियो 14 है। गुड्स ट्रेन है और पैसेंजर ट्रेन है, उनकी स्पीड का जो रेशियो 9 रेशियो 14 है। स्पीड का रेशियो कितना? गुड्स और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड का रेशियो 9 रेशियो 14। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। इन सेम डायरेक्शन मेरे प्यारे भाई, ये दोनों ट्रेन जो वो सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, सेम डायरेक्शन में। यहां पे हिंदी में नहीं लिखी है, यहां पे हिंदी में नहीं लिखी है, इंग्लिश में, सेम डायरेक्शन में चल रही है। इफ द पैसेंजर ट्रेन क्रॉसेस द गुड्स ट्रेन इन 1 मिनट 25 सेकेंड, सवाल में यह बोला है कि जो पैसेंजर ट्रेन है वो गुड्स ट्रेन को 1 मिनट 25 सेकेंड में क्रॉस करती है। जब पैसेंजर ट्रेन मेरे दोस्तों गुड्स ट्रेन को क्रॉस करेगी तो कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी मेरे प्यारे भाई? दोनों का सम। जब पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को क्रॉस करेगी तो कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी? दोनों ट्रेन की लंबाई का सम। अब सेकंड केस है, वाइल ए पैसेंजर इन पैसेंजर ट्रेन, जबकि पैसेंजर while a passenger in passenger train observe that he crosses the goods train in 35 सेकेंड। पैसेंजर ट्रेन में कोई यात्री बैठा है, उसने ये ऑब्जर्व किया कि उसने गुड्स ट्रेन को 35 सेकेंड में क्रॉस किया है। या फिर मैं ये कहूं कि गुड्स ट्रेन ने पैसेंजर ट्रेन में बैठे किसी पैसेंजर को 35 सेकेंड में क्रॉस किया है। यानी कि जो गुड्स ट्रेन है हमारी, वो पैसेंजर ट्रेन में बैठे किसी पैसेंजर को क्रॉस करती है, तो गुड्स ट्रेन कितनी लंबाई चलेगी? आप कहोगे सर गुड्स ट्रेन खुद की लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी। आपके सामने दो अलग अलग केस हैं। पहले केस में पैसेंजर ट्रेन क्रॉस करती है गुड्स ट्रेन को, समय लगा 1 मिनट 25 सेकेंड। आपको 1 मिनट 25 सेकेंड का मतलब होता है 85 सेकेंड का समय लगा। जो सेकंड केस है मेरे प्यारे भाई, उसमें गुड्स ट्रेन पैसेंजर ट्रेन में बैठे किसी पैसेंजर को क्रॉस करती है, समय कितना लगा? समय 35 सेकंड लगा मेरे प्यारे भाई। आपके सामने दो अलग अलग केस है। पहले केस में पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को क्रॉस करेगी तो कितनी डिस्टेंस जाएगी? दोनों की लंबाई के सम के बराबर डिस्टेंस जाएगी। दूसरे केस में गुड्स ट्रेन पैसेंजर ट्रेन में बैठे किसी पैसेंजर को क्रॉस करेगी तो कितनी डिस्टेंस जाएगी? खुद की लंबाई के बराबर, है ना, लेंथ ऑफ गुड्स ट्रेन। इन दोनों ही केस में रिलेटिव स्पीड सेम है। दोनों ही केसेस में रिलेटिव स्पीड सेम है। आप बोलोगे हां जी सर, चाहे पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को क्रॉस करे, चाहे गुड्स ट्रेन पैसेंजर ट्रेन में बैठे किसी यात्री को क्रॉस करे, दोनों ही केसेस में रिलेटिव स्पीड सेम है। और मैं अच्छी तरीके जानता हूं कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। जो टाइम का रेशियो होगा मेरे दोस्तों, वही डिस्टेंस यानी कि लंबाई का रेशियो होगा। यानी कि मेरे दोस्तों पहले केस में 85 सेकेंड समय लगाए, दूसरे केस में 35 सेकेंड समय लगाए। एक बार में समझ लीजिएगा भाई, थोड़ी सी बुद्धि लगा लो और लैंग्वेज को बार बार पढ़ो। सॉल्यूशन के पीछे मत भागो कि सॉल्यूशन क्या हो रहा है, सवाल को पढ़ो। ये 5 से चला जाएगा 85 17 बार, ये 5 से चला जाएगा 35 मेरे दोस्तों 5 बार, 7 बार मेरे दोस्तों। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर गुड्स ट्रेन की लंबाई 7 है, अगर गुड्स ट्रेन की लंबाई 7 है तो पैसेंजर प्लस गुड्स ट्रेन की जो लेंथ है वो 17 है। गुड्स ट्रेन की लंबाई 7 आ गई तो पैसेंजर ट्रेन की फिर कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? 10 10 7 17। यानी कि दोनों ट्रेन की लंबाई का जो रेशियो है वो 10 रेशियो 7 है।
दोनों ट्रेन की लंबाई का रेशियो कितना आ गया? 10:7 आ गया। सर स्पीड सेम कैसे? दोनों ही केसेस में रिलेटिव स्पीड क्या होगी? S1 माइनस S2। पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को क्रॉस करते सेम डायरेक्शन में, रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2। गुड्स ट्रेन पैसेंजर ट्रेन में बैठे किसी पैसेंजर को क्रॉस करती है, यहां भी आप रिलेटिव स्पीड क्या लोगे? S1 माइनस S2। दोनों ही केसेस में रिलेटिव स्पीड सेम है। जब रिलेटिव स्पीड सेम है तो जो टाइम का रेशियो है वही आपकी डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। तो यहां से दोनों ट्रेन की, अगर गुड्स ट्रेन की लंबाई 7 है तो दोनों की लंबाई का सम 17 है। तो ये 7 है, कितना आ जाएगा? 10, 10, 7, 17 होता है। तो दोनों ट्रेन की लंबाई का जो रेशियो है 10:7 आ गया। दोनों की लंबाई का योग 1326 दे रखा है। लंबाई का योग क्या है? 10 और 7 17। 17 यूनिट की वैल्यू सवाल में 1326 मीटर दे रखे, कितने गुना है? तो आप कहोगे सर 17 7 119, बचेगा 13 17 8 136, 78 गुना। लंबाई का अंतर पूछा है, दोनों ट्रेन की लंबाई में कितने का डिफरेंस है? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू जो आएगी वो 3 का 78 गुना आएगी मेरे दोस्तों। 210 और 24 234 मीटर। तो दोनों ट्रेन की लंबाई में 234 मीटर का डिफरेंस है और डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बहुत ही बेहतरीन सवाल था। इस वीक के बाद विशाल, अरे समझ में आया? मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और अब हम आगे चलेंगे अगले सवाल की ओर। बुद्धि चाहिए तो इसको करने के लिए सवाल को ढंग से पढ़ो, समझ में आएगा जल्दी से। जो बच्चे छोटी छोटी चीज को लेके परेशान हो रहे हैं कि जैसे एपीजीपी रह गया है भाई, ये सर्कल का कुछ छोटा सा हिस्सा रह गया, तो वो वीडियोस में आपको अपलोड करवा दूंगा, बिल्कुल परेशान ना हो। केवल आपको चुपचाप पढ़ाई करना। भी आपका फोकस क्या है? ट्रेन्स चैप्टर पूरा पढ़ लेना। यस नवनीत, अगला सवाल करिए, सवाल नंबर 53। ये जो क्वेश्चन है सीडीएस 2020 के पेपर में आया। आप लोग भी सीडीएस का पेपर देंगे तो आपको करना पड़ेगा ये सवाल। जवाब दीजिए क्या है? ए पैसेंजर ट्रेन एंड गुड्स ट्रेन आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक। एक पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन है, वो सेम डायरेक्शन में चल रही है। इफ द पैसेंजर ट्रेन नाउ टेक्स 4 times as long as to pass the goods train as when they are running in opposite direction, then सवाल में बोला गया कि पैसेंजर ट्रेन जो है 4 गुना समय लेती है गुड्स ट्रेन को पास करने में, एज वेन दे आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन टू दैट ऑफ गुड्स ट्रेन। तो आपसे सवाल में पूछा है पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन की स्पीड का रेशियो क्या है, करिएगा। बहुत ही जबरदस्त सवाल है भैया। 2 ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन। मैंने मान लिया कि पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो S1 है, और मैंने मान लिया गुड्स ट्रेन की जो स्पीड है वो S2 है। मैंने मान लिया पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन की स्पीड को मैंने S1 S2 मान लिया। ये दोनों ही ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। सवाल में ये बोला गया कि पैसेंजर ट्रेन 4 गुना समय लेती है गुड्स ट्रेन को क्रॉस करने में, जब ये दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं उसकी तुलना में। यानी कि सेम डायरेक्शन में जब दोनों ट्रेन चलती हैं तो 4 गुना समय लगता है एक दूसरे को क्रॉस करने में, जब वो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं उससे। दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशियो पूछा है। देखो, चाहे दोनों ट्रेन एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में, चाहे दोनों ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करें, चाहे दोनों ट्रेन एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में क्रॉस करें, चाहे दोनों ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करें, चाहे सेम डायरेक्शन में क्रॉस करें, डिस्टेंस एक दूसरे को क्रॉस करने में सेम ही चलनी पड़ेगी, L1 प्लस L2। जब भी 2 ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी, चाहे वो सेम डायरेक्शन में पार करें चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में पार करें,
डिस्टेंस इतनी ही चलनी पड़ेगी, दोनों की लंबाई के बराबर L1 प्लस L2। एक दूसरे को पार करने में दोनों ट्रेन को खुद की लंबाई के सम के बराबर डिस्टेंस चलनी पड़ेगी। यानी कि दो अलग अलग केस दिए हैं। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का रिवर्स होता है। आप बोलोगे हां जी सर, स्पीड टाइम का रेशियो रिवर्स होगा। सवाल में बोला गया है कि सेम डायरेक्शन में पार करने में 4 गुना समय लगता है अपोजिट डायरेक्शन की तुलना में। अगर अपोजिट डायरेक्शन में मेरे दोस्तों आपको 1 घंटे लग रहा है तो सेम डायरेक्शन में आपको 4 घंटे लग रहा है। किसका रेशियो है? टाइम का रेशियो है, टाइम का। अगर अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करने में 1 घंटा लग रहा है तो सवाल के अकॉर्डिंग सेम डायरेक्शन में उसको 4 गुना समय लग रहा है मेरे प्यारे भाई। अगर टाइम का रेशियो 1:4 है तो स्पीड का रेशियो रिवर्स होना चाहिए 4:1। यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में और सेम डायरेक्शन में स्पीड का रेशियो रिवर्स होगा 4:1। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही बात समझ में आएगी। रेशियो रिवर्स होगा 4:1। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है मेरे दोस्तों? S1 प्लस S2। 2 रेलगाड़ी है, उनकी स्पीड को मैंने S1 S2 माना है। और सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या है मेरे दोस्तों? S1 माइनस S2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये कितना आ गया मेरे प्यार भी? 4/1 आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। हमसे पूछा क्या है? हमसे सवाल में पैसेंजर ट्रेन से गुड्स ट्रेन की स्पीड का रेशियो पूछा है, S1 से S2 की वैल्यू पूछी। आप बोलोगे हां जी सर, तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है कंपेंडो डिविडेंडो रेशियो में कि भाई S1 प्लस S2 अपॉन S1 माइनस S2 अगर 4/1 है तो S1 से S2 का रेशियो कितना होगा? 4 + 1 अपॉन 4 - 1। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि मेरे दोस्तों 5/3। तो दोनों ट्रेन की स्पीड का जो रेशियो होगा वो 5:3 होगा। सी ऑप्शन आंसर है। बड़ा अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई। ये यहां पर कंसेप्ट आपको यहां पे ये इस्तेमाल करना था कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का रिवर्स होगा। क्लियर है? पैसेंजर ट्रेन जो है वो गुड्स ट्रेन को क्रॉस करती है सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में चलें। पैसेंजर ट्रेन को 4 गुना समय लगता है सेम डायरेक्शन में क्रॉस करने में अपोजिट डायरेक्शन की तुलना में। अपोजिट डायरेक्शन में अगर 1 घंटे लगा तो सेम डायरेक्शन में 4 घंटे लगा। ये टाइम का रेशियो, स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा वहां से आप। और स्पीड क्या होती है अपोजिट डायरेक्शन में? रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2। यहां से S1 से S2 का रेशियो निकाल लेंगे। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। आपको नहीं लगता कि अगर ये सवाल पेपर में बार बार आएगा तो आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों? आप डायरेक्ट इस चीज को कर सकते थे मेरे दोस्तों। रेशियो को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? 4 + 1 अपॉन 4 - 1। अब जैसे मैं आपके सामने अगला सवाल लूंगा, सवाल नंबर है ये वाला, देखो जरा 55 आप कर दो पहले। 55 नंबर सवाल, ये बताइएगा। हाँ भेज रहा हूं केशव अभी। L1 L2 को एज्यूम किया है? नहीं, कुछ एज्यूम नहीं किया। दोनों केस पढ़ के आओ कि चाहे दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चले चाहे अपोजिट डायरेक्शन में चले, रिलेटिव स्पीड मेरे दोस्तों जो डिस्टेंस क्रॉस करनी पड़ेगी वो L1 प्लस L2 ही होगी। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड टाइम का रेशियो रिवर्स कर दिया। सवाल नंबर 55 बताइएगा। CGL 2019 के पेपर का सवाल है ये वाला। ठीक है ना? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग टाइप है ये। हर एक साल जो है किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर सवाल आता है। करो बच्चों। 2 ट्रेन हैं, 2 ट्रेन्स हुज लेंथ डिफरेंस इज 170 मीटर। 2 ट्रेन है, उनकी लंबाई का जो डिफरेंस है वो 170 मीटर है। वो एक दूसरे को 16 सेकंड में क्रॉस करते हैं जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। सवाल के अकॉर्डिंग बोला गया है कि दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में 16 सेकंड में क्रॉस करती हैं। लेकिन जब ये दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलती है, सेम डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को 36 सेकंड में क्रॉस करते हैं, 36 सेकंड में। तो आपसे पूछा है फास्ट ट्रेन की स्पीड बताइए यदि स्लो ट्रेन की स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर है। देखो, पहली लाइन का सवाल के सॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। 2 ट्रेन है मेरे प्यारे भाई, चाहे वो एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करें चाहे सेम डायरेक्शन में क्रॉस करें, दोनों ट्रेन को एक दूसरे क्रॉस करने में डिस्टेंस चलनी पड़ेगी दोनों की लंबाई का सम L1 प्लस L2। दोनों में डिस्टेंस कांस्टेंट ही चलना पड़ेगा। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स होगा। क्लियर है? सवाल के अकॉर्डिंग दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन को क्रॉस करने में लगता है 16 सेकंड का समय, जबकि सेम डायरेक्शन में
दोनों ट्रेन को एक दूसरे को क्रॉस करने में लगता है 36 सेकंड का समय, 36 सेकंड का समय। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो टाइम का रेशियो क्या है? 4 से चला जाएगा, 4 चौक 16, 4 नाम 36 से टाइम का रेशियो है। टाइम का रेशियो 4 9 है, तो अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में स्पीड का रेशियो रिवर्स होगा 9:4। स्पीड का रेशियो 9:4 होगा मेरे प्यारे भाई। टाइम का रिवर्स कर दो, स्पीड का रेशियो आएगा 9:4। आप बोलोगे हां जी सर। बेटा अगर 9:4 आ गया तो मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशियो क्या होगा? दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशियो 9 + 4 13 अपॉन 9 - 4 5, 13:5 दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशियो आएगा। डायरेक्ट आप कर सकते हैं। कैसे भाई? अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है? S1 + S2। सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है? S1 - S2। मैंने मान लिया कि S1 फास्ट ट्रेन की स्पीड है, S2 स्लो ट्रेन की स्पीड है, 9/4 आ गया। तो अगर मैं यहां से S1 से S2 का रेशियो निकालूंगा मेरे प्यारे भाई, तो 9 + 4 अपॉन 9 - 4 आएगा। 9 + 4 13 अपॉन 9 - 4 5, ये आएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये स्टेप लिखना बंद करो, ये लिखना बंद करो। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 9 + 4 अपॉन 9 - 4। ठीक है भाई? समझ में आया? सवाल के अकॉर्डिंग धीमी रेलगाड़ी की स्पीड 35 दे रखी है, 5 की वैल्यू 35 है, 7 गुना। तो फास्ट ट्रेन की स्पीड भी 7 गुना, 13 7 91। तो फास्ट ट्रेन की स्पीड 91 किलोमीटर पर आवर। डी ऑप्शन आंसर है, बात समाप्त। क्लियर है? तो दोस्तों इस सवाल का सॉल्यूशन केवल यही है जो आपके सामने है। सवाल में कितनी मेहनत करी एग्जामिनर ने, 10 लाइन लिखा है और आपने 1 लाइन में निपटा दिया। ये तो गलत बात है, ये बताइएगा। सवाल नंबर 54 बच्चों, इस सवाल का आंसर क्या होगा मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ठीक है भाई साहब? एक बिल्कुल मेरा से आप निकलवा नहीं सकते इस सवाल का आंसर। सवाल बिल्कुल लेटेस्ट है, 2019 के सीएचएसएल में आया था। बनाइएगा, करिए, इसी टाइप का है बिल्कुल। आप ही मुझे सवाल का आंसर बता दे, बस इसमें एक ना पूछ के दो चीज पूछ ली है। करो।
बताइए हो गया। सी ऑप्शन सभी बच्चों का आंसर आ गया, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, 1 सेकंड में कर दिया। अरे पढ़ाई ऐसा है, जो टाइप मैंने पढ़ा दिया उसके बाद आपको कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। अगला करेंगे मेरे प्यारे भी आपके सामने सवाल नंबर 56। ठीक है, चलिए। सारे ही फिक्स टाइप के सवाल सफलतापूर्वक समाप्त हुए। अब मिसलेनियस टाइप के एक आध सवाल बाकी हैं और उसके बाद ये चैप्टर पूर्णतः समाप्त हो जाता है। सवाल नंबर 56। ठीक है, 4 सवाल है। चलिए बताइएगा, देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। एक ट्रेन 432 मीटर लंबी है, एक प्लेटफॉर्म को पार करती है 38 सेकंड में 63 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अरे बड़े बड़ी बड़ी भयंकर स्पीड है भाई। ठीक है। इफ 45 मीटर लॉन्ग बॉक्सेस आर एडेड इन ट्रेन एंड इट क्रॉसेस द सेम प्लेटफॉर्म देन इट टुक 52 सेकंड टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म। यदि इसमें 45 मीटर लंबे मेरे प्यारे भाई डब्बे ऐड किए जाते हैं, 45 मीटर लंबे बॉक्सेस में ऐड किए जाते हैं, तो सेम प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 52 सेकंड लगते हैं सेम स्पीड से। तो आपसे पूछा कितने बॉक्स इसमें ऐड किए गए, कितने बॉक्स, जवाब दीजिएगा। कौन इस सवाल का जवाब देगा? बहुत तगड़ा सवाल है। देखो मेरे प्यारे भाई, एक ट्रेन 432 मीटर लंबी है, 63 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक प्लेटफॉर्म को पार करती है 38 सेकंड में। प्लेटफॉर्म को पार करने में 38 सेकंड। इस ट्रेन में 45 मीटर लंबाई के कुछ डिब्बे लगा दिए जाते हैं, 45 मीटर लंबाई के, और यह उसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो उसे सेम प्लेटफॉर्म को पार करने में समान चाल से 52 सेकंड लगते हैं। अब आप खुद बताओ, पहले किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में 38 सेकंड लग रहे थे, अब उस प्लेटफॉर्म को पार करने में 52 सेकंड लग रहे हैं, यानी कि कितना? 14 सेकंड एक्स्ट्रा लगा मेरे प्यार भी, 14 सेकंड। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि ट्रेन 14 सेकंड एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगी। ट्रेन 1 सेकंड में कितनी जाती है? 63 मीटर। तो 14 सेकंड में कितनी जाएगी? 14 गुणा 63 मीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि ट्रेन इतनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा चल रही है। आप बोलोगे हाँ जी, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्त, या 45 की बजाय बच्चों 18 कर लीजिएगा, या ना 45 की बजाय 18 कर लीजिएगा, 18। ठीक है ना, सवाल के डाटा में गड़बड़ है। हाँ जी, अब ये सवाल ठीक है जी। बच्चों सवाल क्या है, एक बार सवाल को समझ लेते हैं, सवाल का मीनिंग क्या है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, 45 मीटर जो है लंबा प्लेटफॉर्म, काफी 45 मीटर डब्बा लंबा डब्बा होता ही नहीं है। ठीक है ना, अब ये सवाल ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। 63 कैसे आया गुरुजी? 63 सवाल में दिया है बेटा जी, सवाल को जरा पढ़ लिया करो। केवल बोर्ड का इतना हिस्सा मत देखा करो, बोर्ड की एक आधी नजर यहां पर, आधी नजर यहां पे, हर चीज को मैं नहीं समझा सकता। ध्यान सुनेगा। एक ट्रेन 432 मीटर लंबी है, ये ट्रेन चल रही है 63 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है ट्रेन 38 सेकंड में, 38 सेकंड में। ट्रेन में 18 मीटर लंबाई वाले कुछ डिब्बे लगा दिए। जब ट्रेन में डिब्बे लगा दिए तो जाहिर सी बात है ट्रेन की लंबाई बढ़ जाएगी। अब सेम स्पीड से उसी प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को 52 सेकंड लगे, सेम स्पीड से उसी प्लेटफॉर्म को पार करने में। पूछा है ट्रेन में कितने डिब्बे लगाए गए। सुनो, पहले प्लेटफॉर्म पार हो रहा था 38 सेकंड में, अब 52 सेकंड में, तो 14 सेकंड एक्स्ट्रा लगा। 52 में से 38 घटाओ, ट्रेन को 14 सेकंड एक्स्ट्रा लगा प्लेटफॉर्म को पार करने में। यानी कि ट्रेन 14 सेकंड में कितनी लेंथ एक्स्ट्रा गई है? ट्रेन 1 सेकंड में 63 मीटर जा रही है, ट्रेन की स्पीड 1 सेकंड में 63 मीटर, तो ट्रेन 14 सेकंड में कितना जाएगी? 14 गुणा 63 मीटर। यानी कि ट्रेन की टोटल लंबाई इतनी बढ़ गई, ट्रेन की टोटल लंबाई इतनी बढ़ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये लंबाई क्यों बढ़ी है? डिब्बे लगाने की वजह से। एक एक डिब्बा 18 मीटर लंबा है, अगर ट्रेन की टोटल लंबाई इतनी बढ़ी है तो कितने डब्बे लगाए गए हैं? इसको 18 से आपको भाग देना है, डिवाइडेड बाई 18। 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, और 2 से 14 7 बार चला जाएगा, यानी कि 49 डब्बे। तो यानी कि ट्रेन में
49 डब्बे लगाए गए हैं और यही इस सवाल का आंसर है। सबको बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो काफी बेसिक सवाल था, इसमें कुछ भी नहीं था, बस आपका कॉमन सेंस जो है इस पे काम करेगा। ये वाला सवाल आप मुझे करके बताइएगा, इस सवाल का क्या आंसर है। 57 नंबर। ऐसा सवाल मैं आपको ऑलरेडी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की तीसरी शीट में करवा चुका हूं, लेकिन मेरे प्यारे में मैं इसको दोबारा से करवाऊंगा। ये एक सवाल क्यों करवा रहा हूं आपको अब समझ में आएगा। करिए। एबीसीडी करें, एमटीएस का पेपर देकर आया हूं गुरुजी। हाँ जी, बताओ कैसा गया आपका एमटीएस का पेपर। क्या जो हमने पढ़ाया वो पेपर में आया कि नहीं आया सारा। एक ट्रेन 7:45 एएम पे चलना शुरू करती है पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर 55 की स्पीड से, जबकि दूसरी ट्रेन स्टार्ट होती है 9 बजे पॉइंट बी से 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वो 926 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं मिलने तक। तो आपसे पूछा है एट व्हाट टाइम विल दे मीट ईच अदर, वे एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे। देखिएगा, बहुत ही प्यार से आपको समझना है। ये दो जगह हैं ए और बी, ये जगह ए है और ये वाली जगह है बी। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। एक ट्रेन सुबह चलना शुरू करती है 7:45 से। एक ट्रेन यहां पे सुबह सुबह चलना शुरू करती है 7:45 पे पॉइंट ए से बी की ओर चलना शुरू करती है 55 की स्पीड से। कितने की स्पीड से मेरे दोस्तों? 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए से बी की ओर चलना शुरू करती है 7:45 पे। एक दूसरी ट्रेन है बी जो चलना शुरू करती है 9 बजे, मॉर्निंग में 9 बजे चलना शुरू करती है दूसरी ट्रेन पॉइंट बी से 72 की स्पीड से 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आप बोलोगे हाँ जी सर। जब ये दोनों ट्रेन मिलती हैं तो मिलने तक दोनों ट्रेन ने कुल 926 किलोमीटर की दूरी तय करी, यानी कि ये ए और बी के बीच की दूरी 926 किलोमीटर है। दोनों ट्रेन मिलने तक कितनी दूरी तय करेंगी? टोटल मिला के ए और बी के बीच की दूरी 926 किलोमीटर। तो दोनों ट्रेन ने 926 किलोमीटर डिस्टेंस से कवर की है। तो बताओ दोनों ट्रेन एक दूसरे से किस टाइम पर मिलेंगी? ये सवाल है, दोनों ट्रेन किस टाइम पर एक दूसरे से मिलेंगी? कितने हैं? रुक जाओ एक मिनट। जी, सवाल का जवाब दीजिएगा। हाँ जी, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि ये सवाल हो चुका है, पर आप इसका सॉल्यूशन मुझे करके बताओ। दो ट्रेन है, प्लेस ए और बी से चलना शुरू करते 7:45 से 55 की स्पीड से है भाई। ये यहां से 9 बजे चलना शुरू करते हैं 72 की स्पीड से। दोनों के बीच की दूरी 926 किलोमीटर है। तो बताओ कितने बजे दोनों ट्रेन मिलेंगी? भाई ये 7:45 से चलना शुरू करिए, 9 बजे चलना शुरू करिए, तो 7:45 से 9 बजे तक कितना गैप होता है? सवा घंटे का। 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट का मतलब होता है 5/4 आवर। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये जो पहली वाली ट्रेन है ये 5/4 घंटे तक अकेले दौड़ी है। ये 7:45 पे चलना शुरू करिए, 9 बजे चलना शुरू करिए। 7:45 से 9 के बीच में सवा घंटे का टाइम आता है। सवा घंटे को मैं लिखता हूं 1 घंटा 15 मिनट का मतलब 1/4 घंटा, 5/4 घंटे। 5/4 घंटे ट्रेन अकेले दौड़ी है। तो 5/4 घंटे में कितनी डिस्टेंस जाएगी? भाई इस ट्रेन की स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर है। तो ये ट्रेन 5/4 घंटे में कितना जाएगी? 55 की 5/4 में गुणा करेंगे, इतने किलोमीटर डिस्टेंस जाएगी। क्लियर है? ये पहली वाली जो ट्रेन है सवा घंटे तक अकेले दौड़ी है, 1 घंटा 15 मिनट तक। अब मेरे प्यारे भाई ये चार तो 55 को नहीं काट रहा, तो यहां से आपकी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। मुझे क्या करना होता है ऐसे सवालों में? टाइम को सेम करना है। या तो आप 7:45 की कहानी देखो या आप 9 बजे की कहानी देखो, इच्छा आपकी है। 4 55 को डिवाइड नहीं करता, लेकिन 4 इस 72 को जरूर डिवाइड करता है। तो बच्चों इस सवाल में आपको जो कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं, केवल सवाल की कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं सिखा रहा हूं। यहां पे शिफ्टिंग का कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई यहां पे इस्तेमाल होगा, शिफ्टिंग का, और इसको बड़े प्यार से आप लोग समझिएगा मेरे दोस्तों।
ठीक है भाई, या तो आप 7:45 की कहानी देखो या फिर आप 9 बजे की कहानी देखो मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनेगा। क्योंकि ये जो सवा घंटे का मतलब होता है 5/4 घंटे, जो बटे 4 आ रहे 55 को डिवाइड नहीं कर रहा, ये 72 को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है। तो मेरे दोस्तों आप टाइम को सेम करो, या 7:45 की कहानी देखेंगे या 9 बजे। अगर मैं ऐसा करूं कि ये ट्रेन 9 बजे ना चल के, ये वाली जो ट्रेन है यहां पॉइंट बी से सुबह 9 बजे ना चल के थोड़ा पीछे से मैं अगर चलाऊं 7:45 पे, यहां 7:45 AM पे मैं यहां से चलाऊं थोड़ा पीछे से, तो कोई दिक्कत है क्या? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। ये जो सेकंड ट्रेन है इसको मैं पॉइंट बी से 9 बजे ना चलवा के मॉर्निंग में सुबह 7:45 से यहीं से चलवा देता हूं 72 की स्पीड से। तो आप मुझे बताओ 7:45 से लेके 9 बजे तक सवा घंटे में, यानी कि 5/4 घंटे में 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? तो आप कहोगे सर 4 से 72 18 बार चला जाएगा, 18 पंजे 90 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी, 90 किलोमीटर की। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि सवाल यह बन चुका है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से देखो कि दो ट्रेन है वो एक साथ चलना शुरू करी हैं 7:45 पे। ये ट्रेन भी 7:45 पे चलना शुरू करी, ये ट्रेन भी 7:45 पे चलना शुरू करी। ये 55 की स्पीड से चलना शुरू करी, ये 72 की स्पीड से चलना शुरू करी। दोनों ट्रेन के बीच की दूरी कितनी है? 926 प्लस 90। 926 में 90 जोड़ूंगा 1016 किलोमीटर दोनों ट्रेन के बीच की टोटल दूरी है। तो टाइम कितने टाइम बाद ही मिलेंगे? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड मतलब S1 प्लस S2। 55 में 72 जोड़ूंगा तो 5 2 7 7 5 12 127। आप बोलोगे हां जी सर। तो कितनी बार चला जाएगा मेरे दोस्तों? पूरा पूरा 8 बार चला जाएगा। यानी कि दोनों ट्रेन एक दूसरे से 8 घंटे के बाद मिलेंगी। 7:45 में 7:45 के 8 घंटे के बाद मिलेंगी तो कितना हो जाएगा? 15:45 हो जाएगा। 7 8 15 15:45 का मतलब मेरे दोस्तों कि शाम के 3:45 पे दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगे और ये सवाल का आंसर है। तो यहां से आपकी कैलकुलेशन कम रही। तो मेरा मकसद ये था इस सवाल को करवाने का कि ऐसा पहले सवाल हो चुका है, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन कम हो गई है, जरूरी नहीं कि इस ट्रेन को ही 7:45 से 9 तक चलाया जाए। इस ट्रेन को 9 बजे ना चला के 7:45 सुबह से भी चलाया जा सकता है। बस मुझे दोनों ट्रेन का टाइम सेव करना है मेरे प्यारे भाई, बस आपकी कैलकुलेशन कम होनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग वाला। समझ में आया? कुछ सीखा आप लोगों ने यहां से? मजा आ गया? आप बोलोगे हां जी सर मजा आ गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल है बच्चों आपके सामने यहां पर 58 नंबर क्वेश्चन। बता दीजिएगा इस सवाल का आंसर है क्या है, कितने बच्चे इसको कर पाएंगे। बहुत बहुत जबरदस्त दोस्तों सवाल है ये, करिएगा। एक ही क्वेश्चन मैं आपको इस पे करवाऊंगा, देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चन आ रखे हैं एग्जाम में। एन एक्सप्रेस ट्रेन ट्रेवल्ड एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर स्टॉपिंग 3 मिनट आफ्टर एवरी 75 किलोमीटर। एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ती है, लेकिन हर 75 किलोमीटर के बाद ये ट्रेन 3 मिनट रुकती है। हर 75 किलोमीटर के बाद ये ट्रेन 3 मिनट रुकती है। अच्छा, एक लोकल ट्रेन है जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, बट हर 25 किलोमीटर के बाद ये लोकल ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इफ ट्रेन बिगेन ट्रेवलिंग एट सेम टाइम, दोनों ट्रेन सेम टाइम पर चलना शुरू करती हैं, हाउ मेनी किलोमीटर डिड लोकल ट्रेन ट्रेवल? लोकल ट्रेन कितने किलोमीटर चलेगी इन टाइम, उस टाइम में मेरे दोस्तों जिसमें एक्सप्रेस ट्रेन 600 किलोमीटर चलती है। सवाल के अकॉर्डिंग लोकल ट्रेन जो है वो कितने किलोमीटर ट्रेवल करेगी उसी टाइम में जिसमें एक्सप्रेस ट्रेन 600 किलोमीटर ट्रेवल करती है। तो आप पहले मेरे प्यारे भाई ये पता लगाओ कि एक्सप्रेस ट्रेन 600 किलोमीटर कितने टाइम में ट्रेवल करेगी। ध्यान सुनेगा, बहुत तगड़ा सवाल है। पहले आप मुझे बताइएगा, एक एक्सप्रेस ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन
जो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन हर 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट का स्टॉपेज लेती है। तो आप मुझे बताओ ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है ये 600 किलोमीटर कितनी देर में जाएगी? आप मुझे बताओ, जो मैंने अंडरलाइन करी है, पहले आप इस सवाल का जवाब दो कि हमारी जो एक्सप्रेस ट्रेन है ये 600 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगी। अगर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है तो 600 किलोमीटर जाने में 100 की स्पीड से मेरे दोस्तों 6 घंटे लगता है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, लेकिन ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है हर 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है। तो 600 किलोमीटर की दूरी में हर 75 किलोमीटर के बाद रुकती है, तो 600 किलोमीटर की दूरी अगर उसको चलनी हो तो कितनी बार रुकेगी? 600 को अगर मैं भाग दूंगा 75 से तो पूरा पूरा 8 बार चला जाएगा। एक्चुअली ट्रेन 8 बार नहीं रुकेगी, जो आखिरी का रुकना है वो तो रुकना ही नहीं, वो तो मंजिल पे पहुंच गया तो रुके चाहे मर जाए, मंजिल तो मिल गई। यानी कि ट्रेन 8 बार ना रुक के एक बार कम 7 बार रुकेगी। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि एक्सप्रेस ट्रेन 600 हर 75 किलोमीटर के बाद रुकती है, तो 600 किलोमीटर की जर्नी में 7 बार रुकेगी। और हर बार ये ट्रेन कितने मिनट के लिए रुकेगी? 3 मिनट के लिए मेरे दोस्तों। तो 7 बार अगर ये रुकी तो टोटल कितना होगा? 21 मिनट, यानी कि 6 घंटा 21 मिनट में हमारी एक्सप्रेस ट्रेन 600 किलोमीटर जाएगी। ये बेसिक सवाल है जो ऑलरेडी हो चुका है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। यहां तक जितने बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, अगर आपको यह बात समझ में आई है तो सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में यस लिखेंगे। यस सर, हां जी समझ आ गई बात। अरे यस और नो लिखो। अबे यार कुछ तो बोला करो, केवल कमेंटबाजी के अलावा कुछ काम है तुमको? एक भी बालक पढ़ाई का कमेंट नहीं करता यार, हर किसी को अपनी बातें करनी है। बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। एक छोटी सी बात में 10-10 मिनट खराब करवाते हो। चीज जल्दी भी चाहिए तुमको और टाइम भी खराब करवाना है। यानी कि एक्सप्रेस ट्रेन, मैंने पता लगा दिया कि एक्सप्रेस ट्रेन 6 घंटे 21 मिनट में 600 किलोमीटर जाएगी। अब इसके आगे अगला सवाल भी आ गया। सवाल यह है कि एक लोकल ट्रेन है जो 50 की स्पीड से चल रही है, एक लोकल ट्रेन है जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही लोकल ट्रेन, और ये हर 25 किलोमीटर के बाद 1 मिनट रुकती है, हर 25 किलोमीटर के बाद 1 मिनट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप दोनों ट्रेन सेम टाइम पे चलना शुरू करते हैं। आपसे पूछा है ये लोकल ट्रेन कितना जाएगी। सवाल में आपको बता रहे हैं ये लोकल ट्रेन 6 घंटे 21 मिनट में कितना जाएगी लोकल ट्रेन। आपको सवाल में ये बताना है। बताओ बच्चों कैसे करेंगे। एक लोकल ट्रेन है जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, लेकिन हर 25 किलोमीटर के बाद 1 मिनट रुकती है। हर 25 किलोमीटर के बाद तो ये लोकल ट्रेन 6 घंटे 21 मिनट में कितनी दूरी जाएगी। सवाल ये है आपके सामने। अब सुनो, अगर ये लोकल ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो इस लोकल ट्रेन को 25 किलोमीटर जाने में 50 की स्पीड से आधा घंटा लगेगा, और आधे घंटे का मतलब होता है 30 मिनट। यानी कि मेरे दोस्तों जो लोकल ट्रेन है ये 25 किलोमीटर 30 मिनट में जाएगी। ये जो लोकल ट्रेन है हर 25 किलोमीटर 30 मिनट में जाती है, लेकिन ये हर 25 किलोमीटर के बाद 1 मिनट आराम भी करती है। यानी कि ये ट्रेन 25 किलोमीटर जाती है 31 मिनट में। ये लोकल ट्रेन, जो हमारी लोकल ट्रेन है वो 50 की स्पीड से चलती है वैसे तो 25 किलोमीटर जाने में लगना चाहिए आधा घंटा, यानी कि 30 मिनट, लेकिन हर 25 किलोमीटर के बाद 1 मिनट रुकती भी है। तो लोकल ट्रेन हर 25 किलोमीटर की दूरी 31 मिनट में कवर करती है। अगर ये ट्रेन हर 31 मिनट में 25 किलोमीटर जा रही है तो 6 घंटा 21 मिनट में कितना जाएगी? 6 घंटे का मतलब होता है 360 और 21 381 मिनट। ये 381 मिनट में कितना जाएगी? जवाब दीजिएगा। तो 31 का कौन सा मल्टीपल है जो 381 के नजदीक है? 31 का 10 गुना करूंगा 310 होता है। 31 का 12 गुना करूंगा 372। अगर मैं दोनों तरफ 12 से गुणा कर दूं, 12 से दोनों ही तरफ 12 से गुणा कर दूं तो 25 गुणा 12 300,
यहां 12 से गुणा कर दूं, 31 गुणा 12 372, 31 गुणा 12 कितना आ जाएगा 372 मिनट, ये आ गया। यानी कि 372 मिनट में मेरे दोस्तों ये ट्रेन कितना चली जाएगी, लोकल ट्रेन 300 किलोमीटर चली जाएगी। 381 से जस्ट छोटा 31 का मल्टीपल 12 गुना है, 372 मिनट में 300 किलोमीटर। अभी भी मेरे पास 9 मिनट का टाइम है, 372 से 381 तक अभी भी मेरे पास 9 मिनट का टाइम है। तो आप मुझे बताओ ये जो लोकल ट्रेन है अगले 9 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी, अगले 9 मिनट में जवाब दीजिएगा, अगले 9 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी, जवाब दीजिएगा। भाई अब तो रुकने का कोई सेंस नहीं बनता, ट्रेन रुकती तो 25 किलोमीटर के बाद है। अगर ये लोकल ट्रेन 1 घंटे में 50 किलोमीटर जा रही है, 1 घंटे में ये ट्रेन अगर 1 घंटे में 50 किलोमीटर जा रही है, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, तो 1 मिनट में इतने किलोमीटर जा रही होगी 1 मिनट में, तो 9 मिनट में कितना जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 9। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, तो 45/6 कितना आ गया 7.5 किलोमीटर। यानी कि ये जो लोकल ट्रेन है अगले 9 मिनट में 7.5 किलोमीटर जाएगी। भाई अगर कोई ट्रेन 1 घंटे में 50 किलोमीटर जा रही है तो 9 मिनट में कितना जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 9 कर देंगे मेरे दोस्तों, तो अगले 9 मिनट में 7.5 किलोमीटर जाएगी। तो टोटल 381 मिनट हो गया। ये कितनी ट्रेवल करी, 307.5 किलोमीटर। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बहुत ही अच्छा सवाल था, सभी बच्चे समझ पाए हैं, जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक, आप बोलोगे हां जी सर मस्त है। सवाल नंबर 59 को आप खुद से ट्राई करिएगा, मैंने आपको 58 सवाल करवाए हैं, एक सवाल आप खुद से करिएगा मेरे प्यारे भैया वाला, हालांकि अच्छा सवाल है। लास्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने करवाऊंगा, सवाल नंबर 60 है मेरे प्यारे भाई इस चैप्टर का, और ये सवाल दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के पेपर में आया है 2022 में। वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन है जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का रिसेंट टाइम में पूछा गया है। जरा इस सवाल का जवाब करके बताओ मुझे, करिए। सवाल के अकॉर्डिंग एक ट्रेन 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है और अपनी डेस्टिनेशन पर 6 घंटे में पहुंचती है, बट आफ्टर रीचिंग 20% ऑफ डिस्टेंस, 20% डिस्टेंस पहुंचने के बाद इंजन फेल हो गया और जिससे ट्रेन को पहुंचने में 33 मिनट देरी हो गई। भाई हाउ मच परसेंट डज द ड्राइवर नीड टू इंक्रीज द ट्रेन स्पीड, ड्राइवर को अपनी स्पीड को कितना बढ़ाना चाहिए जिससे कि वो डेस्टिनेशन पर टाइम पे पहुंच सके मेरे प्यारे भाई, उसे किसी प्रकार की कोई देरी ना हो, बताओ। अपनी स्पीड को कितना बढ़ाना चाहिए जिससे कि उसे पहुंचने में कोई देरी ना हो, करिए। जवाब दीजिएगा। वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन, सॉल्व इट। तो भाई एक रेलगाड़ी यहां से चलना शुरू किया, आसान सवाल है, कोई टिपिकल नहीं है, लेकिन एसएससी में इस तरह के मिसलेनियस सवाल काफी कम पूछे जाते हैं जो किसी टाइप को फॉलो नहीं करते। डी बता रहे हैं, सब अपनी तुक्काबाजी में लगे हुए। एक रेलगाड़ी को भाई यहां से शुरू होकर यहां तक पहुंचना है, कितना समय है रेलगाड़ी के पास, 6 घंटे का समय है। रेलगाड़ी चल रही है 54 की स्पीड से टकाटक, 20% दूरी तय कर ली रेलगाड़ी ने। रेलगाड़ी ने 20% का मतलब होता है 1/5, 20% मतलब 1/5, यानी कि टोटल दूरी अगर 5 है, अगर टोटल दूरी 5 है तो रेलगाड़ी ने 1 यूनिट डिस्टेंस कवर करी है मेरे प्यारे भाई, रेलगाड़ी ने 1 यूनिट डिस्टेंस कवर करी है, बिल्कुल बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद बची हुई 4 यूनिट जो डिस्टेंस है वहां रेलगाड़ी के इंजन में प्रॉब्लम आ गई और भैया मेरे दोस्तों रेलगाड़ी को 33 मिनट की देरी हो गई। तो आप मुझे बताओ मेरे दोस्तों कितनी देरी होगी रेलगाड़ी को, 33 मिनट की देरी हो गई। आप मुझे बताओ ये जो ट्रेन है इस 4 यूनिट डिस्टेंस को कितने समय में कवर करना पड़ेगा। अगर कोई ट्रेन पूरी जर्नी 6 घंटे में कवर कर रही है, पूरी जर्नी कितना है 5 यूनिट, 5 यूनिट की जर्नी है, 5 यूनिट की, 5 यूनिट की जर्नी अगर कोई ट्रेन 6 घंटे में कवर कर रही है, 6 घंटे में, यानी कि मेरे दोस्तों 300 मिनट में, सॉरी 360 मिनट में। अगर कोई ट्रेन
5 यूनिट डिस्टेंस से, टोटल डिस्टेंस कितनी है 5 यूनिट डिस्टेंस कवर करनी है 6 घंटे में, यानी कि 1 यूनिट जो है मेरे दोस्तों वो 72 मिनट में कवर करना है, 1 यूनिट 72 मिनट में। तो 4 यूनिट डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगेगा, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 288 मिनट। तो 4 यूनिट डिस्टेंस को कवर करने में ट्रेन को 288 मिनट लगना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। भाई अगर कोई ट्रेन पूरी जर्नी 6 घंटे में कवर करनी है, पूरी जर्नी कितनी है मेरे दोस्तों 5 यूनिट की है, टोटल डिस्टेंस को मैंने 5 मान लिया, टोटल डिस्टेंस 5 यूनिट है। 5 यूनिट में 360 मिनट लग रहा है 6 घंटा, यानी कि 1 यूनिट में 72 मिनट लग रहा है, तो 4 यूनिट में लगेगा मेरे प्यारे में 288 मिनट। लेकिन ट्रेन 33 मिनट देरी से जो है डिले हो गई, 33 मिनट देरी से पहुंची, यानी कि ट्रेन को 288 की बजाय 33 मिनट एक्स्ट्रा लगा। तो ट्रेन को कितना समय लगा, 8 3 11 का 1, हासिल काट 1 9 और 3 12 का 2, 321। ट्रेन को 321 मिनट लगा मेरे प्यारे भाई। जिस डिस्टेंस को ट्रेन को 288 मिनट में कवर करना था, उस डिस्टेंस को ट्रेन ने 321 मिनट में कवर किया है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। समझ में आया? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी डाउट नहीं है। तो ट्रेन को मेरे दोस्तों एक्चुअल में इस डिस्टेंस को कवर करने में 321 मिनट लग गया, 321 मिनट, जबकि मेरे दोस्तों लगना चाहिए था 288 मिनट। ट्रेन को एक्चुअल में कितना समय लगना चाहिए था इस डिस्टेंस को कवर करने में, 288 मिनट लगना चाहिए था। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आएगी? तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, मैं केवल इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। जो टाइम का रेशियो, स्पीड का रेशियो बिल्कुल रिवर्स होगा, यानी कि अगर ट्रेन की स्पीड 288 है मेरे प्यारे भाई, तो अगर मुझे एक्चुअल टाइम पे पहुंचना है तो 321 करनी पड़ेगी। स्पीड को बढ़ाकर 288 से 321 करना पड़ेगा। स्पीड को कितना बढ़ाना पड़ेगा, 33 यूनिट बढ़ाना पड़ेगा ओवर 288। और मेरे दोस्तों परसेंटेज में कितना, इंटू 100%। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी प्रॉब्लम इस पे नहीं है। ये आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे अप्रोक्स में मेरे दोस्तों, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है, ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर आ रहा है 11.54%। जबरदस्त जबरदस्त सवाल है। ठीक है भाई, 11.45 आएगा भाई, 11.54 नहीं है ये, 11.45 आएगा। ठीक है, अबे भाई बुद्धि लगाओ, बुद्धि बुद्धि लगाओ। बच्चों का खेल नहीं है सवाल करना पेपर में कि आप ऐसी कर दो। ध्यान सुनेगा दोस्तों, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स होता है। यही होता है कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर यही होता है। हुआ क्या है कि एक रेलगाड़ी 6 घंटे में अपने डेस्टिनेशन के लिए 54 की स्पीड से निकलती है। एक रेलगाड़ी को 6 घंटे में पहुंचना है अपनी मंजिल पे, यहां से यहां तक 6 घंटे में, लेकिन 20% डिस्टेंस चलने के बाद इंजन फेल हो गया और ट्रेन 33 मिनट देरी से पहुंची। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5, यानी कि अगर मैंने टोटल डिस्टेंस को 5 मान लिया है तो 1 यूनिट डिस्टेंस तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेन सही चलती आई है। लेकिन उसके बाद इंजन में खराबी होगी, 4 यूनिट डिस्टेंस पे खराबी हो गई और ट्रेन जो है 33 मिनट देरी से पहुंची। खराबी क्या हो गई? इंजन फेल हो गया। तो आप मुझे बताओ भाई, टोटल डिस्टेंस है 5 यूनिट, 5 यूनिट डिस्टेंस को कवर करने में ट्रेन को 6 घंटा लगाना है, 360 मिनट, 360 मिनट। तो आप मुझे बताइएगा 72 गुना 1 यूनिट डिस्टेंस जाएगी 72 मिनट में, तो 4 यूनिट डिस्टेंस को ट्रेन कितने समय में कवर करेगी? 288 मिनट। इस 4 यूनिट डिस्टेंस को ट्रेन को 288 मिनट में कवर करना चाहिए एक्चुअल में। समझ में आया? एक्चुअल में इस ट्रेन को कितने समय में कवर करना चाहिए? 288 में, लेकिन ट्रेन 33 मिनट की देरी से पहुंची। तो ट्रेन को लगा कितना? 288 में 33 ऐड कर देते हैं, ट्रेन को समय लगा 321 मिनट का। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही।
पूछा है अगर ट्रेन को सही टाइम पर पहुंचना हो डेस्टिनेशन पर तो स्पीड को कितना बढ़ाना चाहिए मेरे दोस्तों। यानी कि मेरे दोस्तों अगर भाई ये टाइम का रेशियो स्पीड का रेशियो उल्टा होगा। अगर अभी ट्रेन की स्पीड 288 है, स्पीड 288 है, तो स्पीड को बढ़ा के रिवर्स 321 करना पड़ेगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, जो टाइम का रेशियो है स्पीड का रेशियो जस्ट उसका उल्टा करना पड़ेगा। तो स्पीड 288 से 321 करनी पड़ेगी बढ़ाकर। कितना बढ़ाना पड़ेगा? 33 यूनिट बढ़ाना पड़ेगा ओवर 288। क्लियर है? इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करने पर आया है ए ऑप्शन। ये सवाल का आंसर है। 20% का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये सवाल में केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, सारा मतलब जो है वो इसी का है। जबरदस्त सवाल है, दिमाग थोड़ा सा आपको लगाना होगा। भाई अभी जो है ट्रेन को 321 मिनट लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको पहुंचना है 288 मिनट में, तो स्पीड रिवर्स करनी होगी। अगर अभी ट्रेन की स्पीड 288 तो बढ़ाकर 321 करनी पड़ेगी। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 33/288। वेरी वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन दिस इज। और इसी के साथ ये चैप्टर पूर्णतः समाप्त होता है। ट्रेन्स, मैंने आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस बढ़ा दिया। ठीक है ना, परसेंटेज से भी कर सकते हैं। मैंने आपको ट्रेन्स पढ़ा दिया। अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे, बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा। बोट एंड स्ट्रीम, हिंदी वाले भाई लिखेंगे नाव एवं धारा। छोटा सा है मेरे प्यारे भाई, एक ही शीट है इसकी, बहुत बेसिक बेसिक सवाल आते हैं। पहले बोट एंड स्ट्रीम से सवाल काफी कम आते थे, अगर 4-5 साल पहले जाओगे आप, लेकिन टीसीएस के आने के बाद बोट एंड स्ट्रीम से हर शिफ्ट में तो नहीं, हर दूसरी तीसरी शिफ्ट में इससे एक सवाल जरूर दिख जाता है। बहुत छोटा सा है, कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, एक ही शीट में ये हो जाएगा समाप्त। चलिए शुरू करते हैं प्यारे भाई। व्हाट इज बोट एंड स्ट्रीम? सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा। देखिए, बोट का मतलब नाव और स्ट्रीम का मतलब मेरे दोस्तों धारा, यानी कि पानी, यानी कि करंट, यानी कि नदी। तो मेरे दोस्तों नाव किस में चलती है? पानी में। यहां दोनों ही ऑब्जेक्ट चलते, नाव भी चलती है और पानी भी चलता है। नाव में लगी होती है मोटर, वो मोटर नाव को चलाती है, लेकिन पानी खुद भी फ्लो करता है, तो पानी भी नाव को चलाता है। तो नाव भी चलती है और पानी भी चलता है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजी मेरे प्यार भी समझनी पड़ेंगी। अगर मेरे प्यारे भाई मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा मानता हूं कि पानी स्थिर है, पानी नहीं चल रहा, पानी कांस्टेंट है, शांत जल, एकदम शांत, बिल्कुल शीतल, और उसमें हम एक नाव उतारें, तो नाव में जो मोटर लगी हुई है वो नाव को जिस स्पीड से चलाएगी वो नाव की अपनी खुद की स्पीड होगी, एक्चुअल स्पीड। तो उसे हम बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये मैंने यूट्यूब पे भी कल इसकी क्लास ली थी। जिन बच्चों ने वहां से पढ़ लिया है उनको थ्योरी देखने की जरूरत नहीं है, वो लेक्चर बंद करके जा सकते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और बच्चों हम इसको डिनोट करते हैं एक्स से, एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, हिंदी वाले भाई लिखेंगे शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल। मैंने क्या बोला कि भाई थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि पानी स्थिर है, पानी नहीं चल रहा, पानी में कोई मूवमेंट नहीं है, और हम उसमें अपनी नाव उतारते हैं। तो नाव जिस स्पीड से चलेगी वो कहलाएगी स्थिर पानी में, स्टिल वाटर में नाव की स्पीड, और इसको हमेशा एक्स से डिनोट करते हैं। तो जब भी मैं आपसे एक्स बोलूं तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि सर बात कर रहे हैं शांत जल में नाव की चाल की। अब मेरे दोस्तों, पानी तो स्थिर नहीं रहता, वो तो कल्पना है। पानी तो फ्लो करता रहता है, चलता रहता है, नदी में, समुद्र में, नाले में पानी चलता रहता है, तो उसे हम बोलते हैं स्पीड ऑफ करंट। पानी की जो चाल होती है स्पीड ऑफ करंट और स्ट्रीम। ठीक है भाई, हिंदी में इसको लिख लेंगे धारा, धारा या फिर पानी की चाल, धारा
या फिर मेरे दोस्तों हम इसको लिखेंगे पानी की चाल। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पानी जिस स्पीड से बहता है वो होती है पानी जो है खुद धारा की चाल, और इसको हम डिनोट करते हैं वाई से, वाई किलोमीटर पर आवर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो दोनों ही चीजें आपको क्लियर आई, आप बोलोगे हां सर दोनों चीजें समझ में आ गई हैं। हमारे सवालों में x का मान हमेशा y के मान से बड़ा होगा। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? भाई पानी तो बह रहा है 20 की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसमें आपकी नाव उतार दी जो चल रही है 8 की स्पीड से। पानी तेज बह रहा है, नाव धीरे चल रही है, तो पानी तो नाव को बहा के ले जाएगा, नाव पे आपका कंट्रोल रहेगा ही नहीं। जब पानी नाव को बहा के ले जाएगा, जब नाव ही डूब जाएगी तो सवाल बनेगा ही नहीं। तो इस वजह से नाव की जो शांत जल में चाल होती है वो हमेशा धारा या पानी की चाल से ज्यादा होती है, तभी सवाल क्रिएट होगा, अदरवाइज तो नाव बह जाएगी, सवाल बनेगा ही नहीं। ठीक है भाई, तो शांत जल में मेरे प्यारे भाई नाव की चाल को हम x से डिनोट करते हैं, धारा या पानी की चाल को y से डिनोट करते हैं। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनेगा, बहुत प्यार से मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखूंगा प्रवीण भाई। ये है नदी मेरे दोस्तों, दिल्ली जी की, दिल्ली कह रहे हैं, दिल्ली की यमुना नदी है मेरे प्यारे भाई। और आपको देखने से बिल्कुल नहीं लगेगा कि हमारी यही हिंदू सभ्यता की यमुना नदी ऐसी कैसी हो गई है भाई। चलो, तो ये है मेरे दोस्तों यमुना जी। ठीक है भाई, ये इस दिशा में बह रही हैं y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितनी स्पीड है? y की स्पीड से, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आप बोलोगे हां जी सर। और आप मेरे दोस्तों, आप इसमें अपनी नाव लेके उतरते हो मेरे प्यारे भाई यमुना जी को साफ करने, मोदी जी से प्रभावित होके आप इस नाव में उतरते हो मेरे प्यारे भाई। नाव की शांत जल में जो चाल है वो x किलोमीटर पर आवर है। आप भी नाव लेके उतर जाते हो इस नदी में, नाव की जो शांत जल में चाल है x किलोमीटर पर आवर है। तो जिस दिशा में नदी बह रही है आप भी अपनी नाव को सेम उसी दिशा में चलाते हो। तो आपको नहीं लगता कि नाव की जो खुद की स्पीड है वो x है, पानी बह रहा है y की स्पीड से, तो पानी जो है नाव को आगे की तरफ धकेलेगा, तो नाव की स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। तो हम इसे कहते हैं मेरे दोस्तों स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। हिंदी वाले भाई इसको लिखेंगे पानी के बहाव की अनुकूल दिशा में नाव की चाल, पानी के बहाव की अनुकूल दिशा में नाव की चाल। यानी कि पानी जिस साइड चल रहा है आप अपनी नाव को बिल्कुल उसी दिशा में चलाते हो मेरे प्यारे भाई। क्लियर? तो अगर पानी स्थिर होता, पानी कांस्टेंट होता, पानी ना चलता, तो नाव की स्पीड होती है x, शांत जल में नाव की चाल x है, लेकिन पानी खुद y की स्पीड से चला है तो पानी नाव को आगे की तरफ धकेलेगा मेरे दोस्तों। तो पानी के बहाव की अनुकूल दिशा में नाव की जो चाल है इसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ये पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको एक सिंगल वर्ड नाम दे दिया डाउन स्ट्रीम। हिंदी में डाउन स्ट्रीम को डाउन स्ट्रीम ही कहते हैं। क्लियर है? तो डाउन स्ट्रीम जब भी मैं आपसे कहूं तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि पानी के बहाव की अनुकूल दिशा में नाव की चाल को डाउन स्ट्रीम कहते हैं, और डाउन स्ट्रीम को डी से डिनोट करते हैं, डी से। तो डाउन स्ट्रीम की जो वैल्यू है बच्चों क्या होगी भाई, पानी में जो स्थिर पानी में नाव की चाल है एक्स, पानी खुद नाव को वाई की स्पीड से आगे धकेलेगा तो नाव की जो चाल हो जाएगी वो एक्स प्लस वाई हो जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है मेरे प्यारे भाई एक्स प्लस वाई। सभी बच्चे समझ में आए? क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड एक्स प्लस वाई, ये बात सभी को क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। सेकंड केस समझिएगा मेरे प्यारे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक बार आपने थ्योरी अच्छे से समझ ली, बस 5-10 मिनट की थ्योरी है, उसके अलावा इसमें आपको कोई अलग से कंसेप्ट नहीं बताऊंगा, बस एक कंसेप्ट और बताऊंगा अलग से। यह है मेरे प्यारे भाई नदी, नदी इसी दिशा में चल रही वाई की स्पीड से, वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आप बोलोगे हां जी सर।
आप खतरों के खिलाड़ी हो, मोदी जी की पार्टी बनी, केजरीवाल जी की पार्टी में हो, आप बोले यमुना मैं साफ करूंगा, ठीक है दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी सर कर लो साफ। ठीक है भाई, और आप अपनी नाव लेकर उतर जाते हो मेरे दोस्तों, और जिस दिशा में नदी बह रही है उसके विपरीत दिशा में आप अपनी नाव चला रहे हो एक्स की स्पीड से, एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यू आर ए खतरों का खिलाड़ी, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेरे प्यार में, पानी बह रहा है इस डायरेक्शन में, आप अपनी नाव को पानी की विपरीत दिशा में चला रहे हो, तो पानी जो है नाव की स्पीड को काटेगा, आप पानी फोर्स करेगा कि तू मेरे साथ साथ चल, विपरीत दिशा में ना चल। तो हम इसको बोलेंगे स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। हिंदी वाले भाई लिखेंगे पानी के बहाव की प्रतिकूल दिशा में, पानी के बहाव की विपरीत दिशा में, या प्रतिकूल एक ही शब्द है, पानी के बहाव की विपरीत दिशा में नाव की चाल। ठीक है भाई, तो इतना बड़ा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, इसको एक छोटा सा नाम दे दिया गया है अपस्ट्रीम। तो जब भी हम आपसे कहें कि अपस्ट्रीम मेरे प्यारे भाई क्या है, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि पानी के बहाव की दिशा में नाव की स्पीड है, और अपस्ट्रीम को बच्चों हम यू से डिनोट करते हैं, यू से। तो अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, नाव की स्थिर पानी में जो स्पीड है वो एक्स है। क्लियर, आप बोलोगे सर पानी बह रहा है वाई की स्पीड से विपरीत दिशा में, तो पानी नाव की स्पीड से को काटेगा, तो अपस्ट्रीम की स्पीड आएगी एक्स माइनस वाई। क्लियर है, अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी, एक्स माइनस वाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया, एक पैसे की परेशानी इसमें नहीं है। यस और नो, आगे चलते हैं। बच्चा कह रहा है भगोना क्यों बना दिया, नाव बनानी है। भाई मेरी भावनाओं को समझो, मेरी चित्रकला बहुत खराब है, ऐसी थोड़ा ना मुझे चित्रकला वाली मैडम मारती थी, कैसे बनाऊं मैं नाव बताओ। बच्चे मुझसे नाव बनाने को कह रहे हैं, अब नाव सी लग रही है ये, अब लग रही है। ठीक है चलेगा बच्चों, तो ये बात समझ में आई, आगे चलते हैं। तो अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है एक्स प्लस वाई, पानी के बहाव की दिशा में नाव की चाल। अपस्ट्रीम होती है एक्स माइनस वाई, पानी के बहाव की विपरीत दिशा में नाव की चाल। मैंने समझाया कि एक्स का मान हमेशा वाई से बड़ा होगा, तो कहने का मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड भी अपस्ट्रीम स्पीड से ज्यादा होगी। एक्स प्लस वाई है, ये एक्स माइनस वाई है, तो डाउन स्ट्रीम हमेशा अपस्ट्रीम से ज्यादा होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर बच्चों में यहां से इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं, तो डाउन स्ट्रीम से अपस्ट्रीम का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। डाउन स्ट्रीम से अपस्ट्रीम का रेशियो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं तो यह आएगा डी बटे यू बराबर एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। यहां से बच्चों अगर मैं आपसे एक्स से वाई का रेशियो पूछूंगा, अगर स्टूडेंट मैं आपसे एक्स से वाई का रेशियो पूछूंगा तो क्या होगा, जवाब दीजिएगा। व्हाट द रेशियो ऑफ एक्स टू वाई, जवाब दीजिएगा, करो। मैंने आपको सिखाया है रेशियो में कि एक्स से वाई का रेशियो अगर आपको निकालना है तो डी प्लस यू अपॉन डी माइनस यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप बोलोगे हाँ जी सर कंसेप्ट है बहुत बढ़िया, कोई एक पैसे की इसमें दिक्कत नहीं है। हो गया, अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं कंसेप्ट निकल गया। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देता हूं, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर देंगे तो y से y कट जाएगा, y माइनस वाई कट जाएगा, x प्लस एक्स होगा 2x। तो 2x बराबर होगा मेरे प्यारे भाई d प्लस यू। 2x का मान d प्लस यू होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, d प्लस यू बटे 2। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूंगा तो x का मान ये आ जाएगा, कॉमा। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को घटा दूं, इसमें से इसको घटा दूं, तो 2y कितना आएगा बच्चों, d माइनस यू। 2y की वैल्यू क्या आएगी, d माइनस यू।
यही आएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा, d माइनस यू बटे 2। y की वैल्यू d माइनस यू बटे 2। बात समझ में आई। तो अगर आपको नाव की स्टिल वाटर में स्पीड निकालनी है x का मान, तो दोनों को जोड़ के आधा कर देना d प्लस यू बटे 2। ठीक है भाई। और आपको करंट की स्पीड निकालनी है तो आपको घटा के आधा कर देना है मेरे प्यारे भाई, d माइनस यू बटे 2। और एक कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट मेरे दोस्तों हम इन सवालों में इनका इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया? हाँ या ना जवाब दो। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नया कंसेप्ट ऐसा सीखने के लिए है नहीं, केवल एक कंसेप्ट आपको और सिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं सवालों से। ठीक है, ठीक है बच्चों। चलो एक सेकंड होल्ड करेंगे भाई। सवाल कर से करवा दूं क्या? चलो सवाल कल से करवाते हैं, अभी मुझे एक शीट भी प्रिपेयर करनी है। ठीक है भाई, ये सारी थ्योरी है, कॉपी में साफ साफ इसको उतार लीजिएगा। ठीक है ना, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज दोस्तों हम इतना ही छोड़ते हैं और इस पे क्वेश्चन हम कल करेंगे, छोटा सा है, कल की क्लास में समाप्त हो जाएगा। चलिए बाय।